हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। गाइस, प्रोसेस कॉस्टिंग उन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को अप्लाई करता है जहां जो फिनिश्ड आउटपुट है वो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। कहने का मतलब आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से हम लोग जो है क्लॉथ बना रहे हैं, तो पहला प्रोसेस है स्पिनिंग प्रोसेस, या जैसा भी है कॉटन स्पिनिंग प्रोसेस। कॉटन को स्पिन करके थ्रेड में बनाया जाता है, तो इनपुट होता है कॉटन, आउटपुट होता है थ्रेड। फिर उसके बाद हम लोग थ्रेड को वीव करके वीविंग प्रोसेस में कपड़ा बनाते हैं। तो सेकंड प्रोसेस है वीविंग प्रोसेस, उसमें थ्रेड को इनपुट डाल के हम लोग क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं। और तीसरा है हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस, दैट इज टू से जो क्लॉथ आया सेकंड प्रोसेस का आउटपुट वो इनपुट बन जाता है थर्ड प्रोसेस का, प्रिंटिंग प्रोसेस का। उसमें ये इनपुट जाता है और फिर प्रिंटेड क्लॉथ हमारा फिनिश आउटपुट बनता है। तुम्हारे बहुत तरह के जो है इंडस्ट्रीज को हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई करता है, जैसे आयरन एंड स्टील है, या अदरवाइज फर्टिलाइजर्स है, या केमिकल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, टेक्सटाइल्स, शुगर, फर्टिलाइजर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो है, इवन ब्रूइंग, दारू एटसेट्रा, उनको भी अप्लाई करता है। तो लेट अस डिस्कस प्रोसेस कॉस्टिंग। सो गाइज, ये है आपकी पॉकेट बुक का पेज नंबर 136। इसमें आप देख सकते हो पहले प्रोसेस में इनपुट गया, वो दूसरे में उसका आउटपुट बन के सेकेंड में से फिर थर्ड से फोर्थ, ये फिनिश गुड्स, ये जो है आपका फिनिश्ड आउटपुट है। ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, दिल पे मत लेना। तो प्रोसेस या ऑपरेशन कॉस्टिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखो भाई, प्रोसेस या ऑपरेशन कॉस्टिंग में हम लोग ये कहते हैं हर प्रोसेस का सेपरेट प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहिए। प्रोसेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। उसको आप कैसे बना सकते हो? आप उसके कॉलम्स बना सकते हो, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से। और रेट का कॉलम अक्सर ऑप्शनल होता है, अगर जो है छोटा क्वेश्चन है तो उसमें तो रेट बना ही देते हैं। तो अकॉर्डिंगली वंस अगेन, तो आप क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट जो है आप बनाएंगे हर प्रोसेस का सेपरेट, पहले प्रोसेस का, दूसरे का, तीसरे का, एंड सो ऑन, प्रोसेस ए बी सी व्हाटएवर, स्पिनिंग प्रोसेस, वीविंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रोसेस, हर प्रोसेस का। टेक एन एग्जांपल, कोकोनट ऑयल बना रहे हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, इन सब के लिए भी लगता है, एज वेल एज ऑयल के लिए भी लगता है। तो कोकोनट ऑयल बना रहे हैं, उसमें कोकोनट ऑयल में क्या क्रशिंग प्रोसेस है, पहला प्रोसेस क्रशिंग प्रोसेस। क्रशिंग प्रोसेस में हम लोगों ने जो है इनपुट डाला कोकोनट, और फिर उससे क्रश्ड कोकोनट जो आउटपुट निकला। फिर सेकंड है इज रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है जी। तो और तीसरा भी हो सकता है पैकिंग प्रोसेस, व्हाटएवर। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। अब इसमें क्या है, आपका कुछ ना कुछ मटेरियल लग रहा होगा, तो जो मटेरियल लग रहा होगा उसकी आपने कॉस्ट डेबिट करनी है। अगर पिछली बार कोई आपने रॉ मटेरियल पहले से डाल रखा था, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपने डाल देना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो वो भी डाल देना आपने। और फिर इस बार का जो रॉ मटेरियल आपने परचेज करके डाला है वो भी डाल देना है। तो सभी की यूनिट्स, रेट, अमाउंट आ जाएंगे एज द केस में भी। फिर अगर ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस है, तो प्रीवियस प्रोसेस से यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आ रही होगी, इसको टू प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट, जैसे प्रोसेस 1 अकाउंट कर देंगे, ठीक है जी। ये प्रीवियस प्रोसेस से अगर यहाँ पे ट्रांसफर होके आ रहा है, तो टू प्रोसेस 1, या जैसे भी टू प्रीवियस प्रोसेस, ऐसे करके आप दिखा देंगे। फिर इसके बाद जो है आपके भाई सिर्फ मटेरियल थोड़ा ना लगेगा, वेजेस भी लगेंगे, डायरेक्ट वेजेस, तो टू डायरेक्ट वेजेस। फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लग जाएंगे। फिर इस तरीके से कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब भी ले लो। फिर होता है कई बार क्या होता है भाई, प्रोडक्शन के दौरान नॉर्मल वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसका नॉर्मल वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट जो होती है उसका एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, नॉर्मल वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये नॉर्मल कॉस्ट जितनी भी डिस्पोजल कॉस्ट होती है वो यहाँ पर दिखा देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, अगर कहीं आपका एबनॉर्मल गेन होता है तो उसके एबनॉर्मल गेन की भी यूनिट्स और वैल्यू यहां पर दिखाते हैं। उस एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स यहां पर दिखाएंगे, और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू ये निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। इसी तरीके से अगर भगवान ना करे एबनॉर्मल लॉस हो, तो ये भी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैसे निकलता है? बड़ी सिंपल सी बात है, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी कि भाई हमारी जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसमें से जितनी भी टोटल कॉस्ट, जैसे मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री वेज एब्जॉर्ब, वो सारे के सारे लेके उसमें स्क्रैप या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर आपका कोई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नॉर्मल लॉस है, ठीक है, उस नॉर्मल लॉस का अगर वेट लॉस है तो सिर्फ यूनिट्स क्रेडिट करेंगे। अगर स्क्रैप है तो उसकी स्क्रैप जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसकी यूनिट्स भी क्रेडिट करेंगे, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी, जितनी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो भी क्रेडिट करेंगे, और इसी स्क्रैप की यूनिट्स क्रेडिट करेंगे, और इसकी कोई नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट है वो हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें क्या है, ये आप माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, प्रोसेस में अगर आपका
कोई आउटपुट जो निकला है उसकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट में हम लोगों ने क्या करना है, जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट है, जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट है उसमें से नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स हम लोगों ने लेनी है। ये नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स हम लोगों ने लेके उसमें माइनस कर देनी है, और अगर कोई नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट है नॉर्मल लॉस यूनिट्स की, वो ऐड कर देनी है। यही अगर इसमें कोई बाय प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा हो तो बाय प्रोडक्ट्स की भी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो यहाँ पर माइनस कर देंगे। यूनिट्स इनपुट में यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस और कोई अगर बाय प्रोडक्ट की यूनिट्स होंगी, नॉर्मल बाय प्रोडक्ट्स की यूनिट्स, वो माइनस करेंगे। ये आपकी कॉस्ट पे यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आएगा, और इसी के बेसिस पे हमने एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी। तो हम लोगों ने क्या करना है, वंस अगेन हम लोगों ने सबसे पहली चीज, अगर पीछे का कोई रॉ मटेरियल ब्रॉट डाउन है, वो WIP कोई है, वो परचेजेस रॉ मटेरियल की, ये प्रीवियस प्रोसेस से कोई एंट्री आ रही है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर वेस्ट डिस्पोजल अगर कोई है, नॉर्मल वेस्ट डिस्पोजल है तो, और एबनॉर्मल गेन है तो यहाँ पर आएगा, और एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय प्रोसेस अकाउंट दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो है वहां से हम लोग कॉस्टिंग बिल अकाउंट में कैसे लेके जाएंगे वो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिर इसके बाद क्या है, जो आउटपुट बन गया, जितना भी आउटपुट बन गया, अब टेक एन एग्जांपल, वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है, बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, माल बन के तैयार हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, तो बाय फिनिश गुड्स अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और अगर एंड में कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच रहा है तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसकी यूनिट्स वैल्यू यहां पर दिखा देंगे। कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसकी यूनिट्स वैल्यू यहां पर दिखा देंगे, एज द केस में। फिर अगर कहीं भगवान न करे एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हमने बोला ही कि भाई एबनॉर्मल लॉस भी आप उसकी यूनिट्स एज वेल एज वैल्यू क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, और इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट बाय यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट के बेसिस पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ नॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट करते हैं दोस्तों? नॉर्मल लॉस तीन तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है वेट लॉस। वेट लॉस होगा तो आपने उसकी सिर्फ यूनिट्स क्रेडिट करनी है। अगर दूसरा होता है स्क्रैप, जिसकी की रियलाइजेबल वैल्यू है तो उसकी यूनिट्स और उसकी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू भी क्रेडिट करनी है। और कुछ ऐसा भी स्क्रैप, कोई ऐसा भी वेस्ट हो सकता है जिसकी की डिस्पोजल कॉस्ट होगी, तो उसकी यूनिट्स क्रेडिट करके उसकी नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट आपने डेबिट कर देनी है। यही वाली चीजें आप यहां देख सकते हैं। अगर वेट लॉस है तो वेट लॉस में सिर्फ यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस क्रेडिट कर देंगे प्रोसेस अकाउंट में, खत्म। भाई हमने 1000 यूनिट्स इनपुट डाला, 50 नॉर्मली खराब होता है, ठीक है जी, बाय नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स, खत्म। 950 फिनिश आउटपुट, गुड आउटपुट निकलना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट निकलना चाहिए। दूसरा, फिर अगर स्क्रैप के रियलाइजेबल वैल्यू है, वेट लॉस नहीं है, स्क्रैप वैल्यू है, पैसे मिल रहेंगे, तो उसकी नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी क्रेडिट करते हैं। नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी जो भी सेल वैल्यू है माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इफ एनी, तो ये आप माइनस कर देंगे, ये जो है आप क्रेडिट कर देंगे अलॉन्ग विद यूनिट्स। तो यूनिट्स तो क्रेडिट करनी है, यूनिट्स तो हर एक केस में क्रेडिट करनी है, यूनिट्स तो तीनों सिचुएशन में करनी है, चाहे स्क्रैप जिसकी डिस्पोजल कॉस्ट हो, चाहे वेट लॉस हो, चाहे रियलाइजेबल वैल्यू वाला स्क्रैप हो। तो आपने क्या, यूनिट्स तो हर एक केस में आपने क्रेडिट करनी है, बस नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू जो है यहाँ पर और क्रेडिट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, नॉर्मल लॉस की जो डिस्पोजल कॉस्ट है वो डिस्पोजल कॉस्ट आपने डेबिट कर देनी है प्रोसेस अकाउंट में टू नॉर्मल वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट। यूनिट्स तो हर एक केस में क्रेडिट होगी। वंस अगेन, वेट लॉस है तो यूनिट्स क्रेडिट करो, खत्म बात। यूनिट्स जिसकी स्क्रैप वैल्यू है, नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू है, तो इसकी यूनिट्स भी क्रेडिट करो, उसकी नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी क्रेडिट करो, खत्म। तीसरा, अगर उसकी डिस्पोजल कॉस्ट होती है नॉर्मल लॉस की, भैया कूड़ा है, कबाड़ नहीं, कबाड़ के तो पैसे मिलते हैं, कूड़ा है, डिस्पोज ऑफ करेंगे तो यूनिट्स क्रेडिट करेंगे बाय नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट करके डेबिट साइड पे उसकी नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट डेबिट कर देंगे। फिर अगर कोई पैकेजेस एम्प्टीज होते हैं, खाली डब्बे बोरे एटसेट्रा, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, मंगवाया था, उसके कोई खाली डब्बे बोरे हैं, उसकी हो सकता है कि कोई रिटर्नेबल वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू हो, तो उसकी नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो आपने चुपचाप से जितने का नॉर्मली बिकता है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देना, और एक्चुअल जो बिकेगा वो आप एक्चुअल सेल्स वैल्यू पैकेजेस एंड एम्प्टीज अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, वो हम लोग वहां पर दिखाते हैं। तो अकॉर्डिंगली यहां पर जो है व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये हम लोगों ने जैसे नॉर्मल प्रोसेस दिखाया, अब इसी तरीके से अगर कोई स्क्रैप किस चीज की है, बाय पैकेजेस एंड एम्प्टीज अकाउंट, इसमें कोई यूनिट्स नहीं आएंगी, रेट नहीं आएगा, सिर्फ अमाउंट आएगा। और यहां पर अमाउंट क्या आएगा, नॉर्मल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नॉर्मल एनआरवी यहां पर आ जाएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नॉर्मल एनआरवी आ जाएगा पैकेजेस एंड एम्प्टीज अकाउंट, और एक्चुअल सेल वैल्यू जो है वो आपकी आएगी कहां पर, पैकेजेस एंड एम्प्टीज अकाउंट में। फिर अगर उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर बचता है तो वो आप डाल दोगे कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फिर एबनॉर्मल लॉस को और एबनॉर्मल गेन को अभी हमने देखा ही था कैसे ट्रीट करते हैं। लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसकी यूनिट्स और वैल्यू क्रेडिट कर देते हैं प्रोसेस अकाउंट में। आपने देखा कि यहां पर हमने एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स और वैल्यू यहां पर क्रेडिट कर दी, और एबनॉर्मल गेन को एबनॉर्मल इफेक्टिव्स भी कहा जाता है।
एबनॉर्मल गेन को एबनॉर्मल इफेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की यूनिट्स और वैल्यू डेबिट कर देंगे प्रोसेस अकाउंट में। बेसिकली क्या है इफेक्टिव्स, इसका नाम कैसे पड़ा? इफेक्टिवनेस से, कि भाई आपने इतना इफेक्टिवली काम किया कि आपको एबनॉर्मली गेन हो गया। एनी हाउ, तो इसकी वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे कैसे निकालते हैं? वंस अगेन टोटल कॉस्ट पे से नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स और कोई बाय प्रोडक्ट होंगे उसकी भी नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर देंगे और नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्ट जो है ऐड कर देंगे और फिर यूनिट्स इनपुट में से यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस करके नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ जाएगी। उसको यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन से मल्टीप्लाई करके आप वैल्यूएशन कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को हम लोगों ने क्या करना है गाइस? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम लोगों ने टू प्रोसेस अकाउंट, जैसे वंस अगेन एबनॉर्मल लॉस आपने बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा था, यहाँ टू प्रोसेस अकाउंट आएगा। अब अगर कहीं ऐसा होता है कि ये एबनॉर्मल लॉस जो है उसकी आपकी कोई, भाई अगर नॉर्मल लॉस बिकता है तो एबनॉर्मल लॉस की भी कोई स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेबल वैल्यू होगी। तो अगर एबनॉर्मल लॉस की कोई रियलाइजेबल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है तो उसकी जितनी भी एक्चुअल सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप होगी वो यहाँ क्रेडिट करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो है जितना नेट लॉस है वो आप कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके जाओगे। और यही अगर एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की कोई डिस्पोजल कॉस्ट होती है तो उसकी टू डिस्पोजल कॉस्ट, जो भी इसके एक्चुअल डिस्पोजल कॉस्ट है किसकी? एबनॉर्मल लॉस की एक्चुअल डिस्पोजल कॉस्ट जो है ये अगर कोई है ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स तो ये भी आपने जो है यहां पर डेबिट साइड पे दिखा देना है। दैट्स इट। नेक्स्ट, फिर बैलेंसिंग फिगर जो है आपको कॉस्टिंग बिल अकाउंट में ले जाओगे। फिर बारी आती है एबनॉर्मल गेन्स या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स, पहले तो कॉन्ट्रा एंट्री ले लो भैया, हम लोगों ने बाय प्रोसेस अकाउंट कर देना है, वहां पर टू एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स आ रहा था तो बाय प्रोसेस अकाउंट कर देना है। फिर इसी तरीके से यहां पर नॉर्मल लॉस से जो है एज द केस में भी अब होता क्या है, ये जो एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल इफेक्टिव से ये पैदा क्यों हुआ है? बिकॉज हमारा एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस। हमने सोचा था, इमेजिन करो, हमने सोचा था भाई 1000 यूनिट्स इनपुट डालेंगे, इतना इनपुट है, नॉर्मल लॉस जो है 5% होगा, 50 यूनिट्स होगा और एक यूनिट जो है ₹10 के हिसाब से बिक जाएगी। ये इसकी स्क्रैप वैल्यू है, नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू इतने की है और नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए हमारा 950। लेकिन हुआ क्या, हमारा एक्चुअल आउटपुट आ गया हमारा एक्चुअल आउटपुट आ गया ज्यादा। इफ आर एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द नॉर्मल आउटपुट तो एबनॉर्मल गेन होता है, इफ एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नॉर्मल आउटपुट तो एबनॉर्मल लॉस होता है। लेट्स से एक्चुअल आउटपुट ज्यादा आ गया, एक्चुअल आउटपुट आ गया 965 यूनिट्स। अब 965 यूनिट्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन हो गया। कितना हो गया एबनॉर्मल गेन? एबनॉर्मल गेन हो गया 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। एबनॉर्मल गेन अगर 15 यूनिट्स है दोस्तों, एबनॉर्मल गेन जो है वो 15 यूनिट्स है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव्स अगर 15 यूनिट्स है तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने ऐसा करना है, हम लोगों ने लेना है इस एबनॉर्मल गेन को, हमने कहना है यार पहले तो एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ। नॉर्मल लॉस अकाउंट आप कैसे बना सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसे बनेगा, आप कहोगे चलो भाई टू प्रोसेस अकाउंट, भाई हमारे हिसाब से 50 यूनिट्स स्क्रैप होनी चाहिए, 10 रुपए के हिसाब से 500 रुपए आ जाने चाहिए, थैंक यू। लेकिन भाई एक्चुअल स्क्रैप क्या हुआ? बाय सेल ऑफ स्क्रैप तो सिर्फ 35 हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्चुअल तो 965 निकल आया, 1000 में से 965, तो एक्चुअल सेल ऑफ स्क्रैप तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 350 हो रहा है। तो बाकी 15 क्या हुआ? ये हमारा एबनॉर्मल गेन की तरह बच गया, ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट में चला जाएगा 10 150। और हम कहेंगे हेलो, एक तरफ नो डाउट्स अबाउट दिस कि हमें एबनॉर्मल गेन से फिनिश गुड एक्स्ट्रा बन रहा है, बल्ले बल्ले भंगड़ा पाले फिनिश गुड्स बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ हमें लॉस ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप हो रहा है, ये हमें जो है स्क्रैप 150। तो हमने क्या करना है, यहां पर टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री नॉर्मल लॉस अकाउंट में बाय एबनॉर्मल गेन किया, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में टू नॉर्मल लॉस किया, ये कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, दैट इज से यहां पर आ जाएगा आपका 150 रुपीज। और फिर बैलेंसिंग फिगर जो है वो कॉस्टिंग बिल अकाउंट में जाएगी। आप कहोगे यस मेरा फिनिश गुड्स एक्स्ट्रा बन गया, बल्ले बल्ले शाबा शाबा भंगड़ा पाले आ जा। लेकिन दूसरी तरफ आप कहोगे अरे यार फिनिश गुड्स तो एक्स्ट्रा बना लेकिन सेल ऑफ स्क्रैप का नुकसान हो गया।
और यही अगर ये स्क्रैप ना हो के वेस्टेज होता इस तरह का जिसकी डिस्पोजल कॉस्ट होती, तो आपकी वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट, आपका वेस्ट डिस्पोजल की कॉस्ट बच जाती, ये सेविंग होती। तो एक तरफ तो फिनिश गुड्स बढ़ गया, ओ बल्ले बल्ले, और दूसरी तरफ हमारा वेस्ट डिस्पोजल का खर्चा बच गया, क्योंकि हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया, हमारे को इतना नुकसान नहीं हुआ। ओ शावा शावा, ओ भंगड़ा पाले, ओ आजा आजा। तो दो दो फायदे हो गए, और दोनों मिला के जो है आप इसे मिला के कॉस्टिंग बिल अकाउंट में भेज दोगे। नेक्स्ट, फिर अगर आउटपुट जो है जो हमारा बनता है प्रोसेस से, पार्ट ऑफ इट जो है उसको बेच दिया जाता है, या नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने की जगह जो उसको वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। तो देखो, अगर आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में भेजते हैं तब तो हम बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट कर देते हैं। आपने प्रोसेस अकाउंट में क्या करना है, बाय नेक्स्ट प्रोसेस, इस तरीके से आपने दिखा देना, चलो भाई ये नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, कहानी खत्म, थैंक यू। लेकिन अगर टेक एन एग्जांपल, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको यूनिट्स को बेच दिया तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दो। जो बेच दिया है तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स में भेज दो, प्रोसेस अकाउंट में बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसकी वैल्यूएशन जो है यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स आ जाएंगी, रेट जो आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट है इनटू जो भी मल्टीप्लाई करके, तो अकॉर्डिंगली बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करो। नंबर वन। नंबर टू, अगर आपका जो है अभी बिका नहीं है, इसको टू बी सोल्ड के लिए भेजा है, तो उसको बाय वेयर हाउस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोसेस अकाउंट में बाय वेयर हाउस अकाउंट, कि चल भाई इसको वेयर हाउस में भेज दिया फिनिश गुड्स की तरह बेचने के लिए। अभी ये जैसे धागा, हमने धागा बनाया पहले प्रोसेस से, कुछ तो नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा, जो नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा बाय वीविंग प्रोसेस कर दिया, और कुछ जो हम लोगों ने अपना बेच दिया, तो बेच दिया तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कर दिया। अभी बेचा नहीं, बेचने के लिए धागा भेज दिया हमने वेयर हाउस में, तो बाय वेयर हाउस अकाउंट कर दो उसको। अगेन हम लोगों ने जो है बाय जो है वेयर हाउस अकाउंट, यूनिट्स जितनी भी वेयर हाउस में भेजी है उसको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे वैल्यूएशन कर देंगे, और यही अगर बेच दी है तो उसकी बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग जो है दिखा देंगे यूनिट्स सोल्ड एज द केस में। नेक्स्ट फिर बारी आती है, अगर कहीं ऐसा सिचुएशन होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स का, कहने का मतलब एक प्रोसेस में जो है प्रॉफिट लोड करके नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से करेंगे। एक तो हमारे तीन कॉलम्स बनते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, रॉ मटेरियल्स आएगा। रॉ मटेरियल्स में देखो भाई सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस है, इसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, टोटल और कॉस्ट। लेकिन अगर पिछले प्रोसेस से कोई एंट्री आ रही है, तो पिछले प्रोसेस ने प्रॉफिट लोड करके भेजा होगा, तो उसकी टोटल, उसकी कॉस्ट और उसका प्रॉफिट, तीनों चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। फिर कोई डायरेक्ट वेजेस है, तो हमारी जो भी खर्च हुई टोटल और कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल और कॉस्ट, वर्क्स ओवरेज जितने भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं इस प्रोसेस में टोटल और कॉस्ट, ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ये टोटल, कॉस्ट और ये प्रॉफिट एज द केस में। देखो पहले प्रोसेस में तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं इस तरह का कोई, क्योंकि पीछे तो और कोई प्रोसेस था नहीं। ये बाद के प्रोसेस में यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा। अच्छा, सवाल को ढंग से पढ़ना। कई बार कहता है कि हम लोग जो है क्लोजिंग स्टॉक्स की वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे करेंगे, तो उस केस में वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरेज जो है वो बाद में आएगा। ये ध्यान देना, इस चीज को हो सकता है कि आपको बोले कि स्टॉक्स जो है उनको वैल्यू करने हैं प्राइम कॉस्ट पे, तो ये जो स्टॉक्स है, क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये हमें अगर प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करने हैं तो वर्क्स ओवरेज बाद में आता है। अच्छा, फिर हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स को क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। यहां हम लोग क्या करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक्स यहीं पे माइनस कर देते हैं। और सिंपल सी बात है, हमें ये वाली वैल्यू दी हुई होती है कि भाई टेक एन एग्जांपल, लेट्स से हमारा टोटल खर्चा हुआ 1 लाख। इस 1 लाख में लेट्स से एन एग्जांपल हमारा 90,000 की कॉस्ट है और 10,000 का प्रॉफिट है। एंड लेट्स से एन एग्जांपल, वो कहता भी मेरे पास ना क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 20,000। ओके, तो 20,000 जो है ये हटा दो। तो अभी अगर 1 लाख में 10,000 का प्रॉफिट है, तो 20,000 में 2,000 का होगा। यहीं पे ये, इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक रिजर्व या रिजर्व ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड स्टॉक रिजर्व या रिजर्व ऑन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये जो है माइनस करोगे, फिर इसी तरीके से 18,000 ये भी माइनस करोगे, तो ये जो है गाइस आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्ड। फिर जो है आपका प्रॉफिट यहां पर बैलेंसिंग फिगर बचेगा, एंड दैट विल बी ऑल। फिर इसके बाद क्या है, आपने इसको नेक्स्ट प्रोसेस है, तो अगर नेक्स्ट प्रोसेस है तो नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, तो बाय नेक्स्ट प्रोसेस कर देना। अगर ये लास्ट प्रोसेस है तो बाय फिनिश आउटपुट, फिनिश गुड्स, फिनिश स्टॉक जो मर्जी है उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स में आप यूनिट्स, रेट, अमाउंट ना करके टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट तीनों अमाउंट्स के कॉलम बनाते हो। नेक्स्ट आगे देखो गाइस, प्रोसेस इन्वेंटरीज अभी हमने दो तो देख ली थी। अगर रॉ मटेरियल दिखता है तो उसकी यूनिट्स और वैल्यू आपने ओपनिंग स्टॉक की डेबिट कर देनी है प्रोसेस अकाउंट की। इस तरीके से वर्क इन प्रोग्रेस की भी यूनिट्स और वैल्यू आपने डेबिट कर देनी है प्रोसेस अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक्स हैं तो क्लोजिंग स्टॉक्स की आपने यूनिट्स और वैल्यू जो है आपने क्रेडिट कर देनी है। यूनिट्स और वैल्यू WIP एज वेल एज रॉ मटेरियल की यूनिट्स और वैल्यू क्रेडिट कर देनी है। लेकिन अगर आपका फिनिश गुड्स है, गाइस नोट करना, अगर फिनिश गुड्स हैं तो फिनिश गुड्स को हम लोग
प्रोसेस अकाउंट में नहीं दिखा रहे। फिनिश गुड्स के स्टॉक्स को, हेलो सोचो मैंने धागा बना के रखा हुआ है, मैंने धागा बना के रखा हुआ है, अब अगले पीरियड में प्रोसेस अकाउंट में क्यों दिखाऊं? अरे इसको तो सीधा उठा के भेजना है, तो इसका एक सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है, प्रोसेस स्टॉक या प्रोसेस फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस अकाउंट का जो भी आउटपुट होता है बाय नेक्स्ट प्रोसेस जैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यहां हम लोग क्या करेंगे, टेक एन एग्जांपल, प्रोसेस 1 है, तो प्रोसेस 1 अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हम बाय प्रोसेस 2 ना करके बाय प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट या फिनिश स्टॉक अकाउंट बना देंगे। जितनी भी यूनिट्स यहां से अभी हमारे पास, जितनी भी यूनिट्स हमारी जितनी भी बन गई हैं, उसको हम लोग बाय प्रोसेस 2 ना करके यहां से प्रोसेस 1 स्टॉक अकाउंट